बिल्कुल ठीक। बढ़िया लिक्विडिटी इंजेक्शन होता हुआ दरों में कटौती आती हुई, और दरों में कटौती तब आई है अदिति जब अगले हफ्ते वो यूएस फेड भी अपना पॉलिसी अनाउंसमेंट कर रहा होगा। आई एम श्योर वो 6 एमपीसी के मेंबर्स ने उस पर विचार विमर्श करा होगा। ये 25 बेसिस पॉइंट्स का कट, हालांकि सब डाउट में है अगले हफ्ते वो क्या कर रहे होंगे, लेकिन लार्जली ये फैक्टर इन करा गया होगा कि शायद 25 बेसिस पॉइंट कट वहां आएगा तो कंफर्ट वापस रुपये में आ जाएगा। ये बात तो हुई होगी ना उन एमपीसी मेंबर्स में। देखिए वो तो स्पेकुलेशन है, बट हाँ आई वुड इमेजिन की बात तो यही होगी कि फेड और बाकी सारे सेंट्रल बैंक भी आगे जाके किस तरह से पॉलिसी एक्शन लेंगे। आई थिंक मेरे लिए 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई मीन जैसे मैं पहले भी कह रही थी, क्लोज कॉल थी हमारा। जीडीपी देखने के बाद कॉल चेंज हुआ था पॉज से कट से पॉज पर। तो आई एम स्लाइटली सरप्राइज कि ये आ गया आज ये कट। हमारे हिसाब से ये फाइनल कट ही होगा। थोड़ा मुझे लगा कि एक मेरे को जो स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि बिनाइन इन्फ्लेशन हैज अलाउड अस टू रिमेन ग्रोथ सपोर्टिव। आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओवरऑल मुझे लगा कि ज्यादा कमेंट्री इन्फ्लेशन पे ही थी, ग्रोथ पे थोड़ी कम थी। आगे जाके वैसे भी अब Q3 का डेटा शायद नई जीडीपी सीरीज पे ही आएगा, तो इन एनी केस अब ग्रोथ के जो प्रोजेक्शन है वो और एक्चुअल जो एस्टिमेट्स आते हैं एनओसू की तरफ से, उनमें आगे जाके थोड़ा गैप आ सकता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मेरे हिसाब से आपने थोड़ा अनुजी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया है, क्योंकि वो सिर्फ सीपीआई नहीं ऐड करी है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई का कोई एक वेटेड एवरेज ऐड करी है, और डब्ल्यूपीआई तो अगले साल भी हमें काफी धीमा ही रख रहा है, 2 to 3% मैक्स। तो आई थिंक आपने जो नॉमिनल जीडीपी का फिगर बोला है उससे शायद थोड़ा कम ही, आप कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स कम अज्यूम कीजिए। हमारे साथ अभय अग्रवाल भी जुड़े हैं। अभय जी गुड मॉर्निंग। अभय जी बताइए आप कैसे देख रहे हैं पॉलिसी को? ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कई बार आती है पॉलिसी के बाद, लेकिन स्ट्रक्चरली क्या व्यू रहेगा इस पॉलिसी को लेकर? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक इस पॉलिसी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को पसंद नहीं आएगा, पर जैसे आपने कहा मार्केट इस समय कुछ टेक्निकल फैक्टर्स से जूझ रहा है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा प्ले आउट होते होते। सो बट ओवरऑल मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कम होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, आप ग्रोथ रेट आपका अच्छा है, और तीसरी बात जो गवर्नर ने बिल्कुल भी ग्लोबल फैक्टर्स की ज्यादा चर्चा नहीं करी, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है और हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल है, और उसमें भी उन्होंने एक रेट कट दिया। तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव सिग्नलिंग है मार्केट के लिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी, प्राइवेट कैपेक्स को स्टार्ट करें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को इंप्रूव करें। आई थिंक मार्केट के लिए सारे ट्रिगर हैं फ्रैंकली, पर मार्केट शॉर्ट टर्म में शायद पॉजिटिवली ना रिएक्ट करे तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, क्योंकि टेक्निकल फैक्टर्स काफी प्ले कर रहे हैं इस समय। अभी एडवांस टैक्स की भी डेट है अगले हफ्ते। तो आई थिंक अगर मार्केट के रिएक्शन को इग्नोर करें तो आई थिंक पॉलिसी बाय इटसेल्फ इज वेरी पॉजिटिव। एक मैं चीज जो देखना चाहूंगा डिटेल्स में, या शायद वो बाद में बात करें, कि कैसे ट्रांसमिशन होगा रेट्स का और लिक्विडिटी का बॉटम ऑफ द पिरामिड, क्योंकि हमने देखा है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो माइक्रो फाइनेंस बायर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जेएलजी ग्रुप्स हैं, उनका 1 लाख करोड़ से ऊपर का टोटल लेंडिंग गिरा है। तो वो गार्डरेल्स नए लगाए आरबीआई ने और एमफिन ने उसके बाद, तो वो वापस कैसे आता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी ग्रोथ के लिए, इतना बड़ा सेगमेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो इन एन एनवायरमेंट जहां पे लिक्विडिटी सिस्टम में काफी है पर बॉटम ऑफ द पिरामिड को नहीं पहुंच रही है, आई थिंक आरबीआई कुछ भी ट्वीक करे उसको करने के लिए, तो आई थिंक वो फर्दर मार्केट का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। पर ओवरऑल अनुज बहुत पॉजिटिव है फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव दैट यू कैन लुक एट। बढ़िया पॉजिटिव पॉलिसी है। ट्रांसमिशन शायद एक रीजन होगा, 100 बेसिस पॉइंट्स का कट, उतना ट्रांसमिशन हुआ नहीं था, तो इसीलिए भी कई लोग कह रहे थे दरों में कटौती की जरूरत इसीलिए है कि वो ट्रांसमिशन और बढ़िया तरीके से हो जाए। खैर एक बैंकर को आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा निफ्टी घूम फिर के पॉलिसी जब अनाउंस हो रही थी 10 बजे के आसपास, जहां पे हम निफ्टी में मार्केट जहां खड़े थे मोटा मोटी उसी के करीब आने की कोशिश अब करते हुए थोड़ा बहुत, ठीक है वो अभय सर कह भी रहे हैं कि वॉलेटाइल है, उसमें ज्यादा तवज्जो ना दें। अच्छा जोशी सर, एक तो जीडीपी बहुत स्ट्रांग, उसके बाद गवर्नर साहब ने कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा होल्डिंग अप सम साइंस ऑफ वीकनेस।
मेरे ख्याल से उसमें उन्होंने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो मेरे ख्याल से आईआईपी नंबर्स में दिक्कत आ रही थी उसकी बात करी, इसके अलावा भी कोई दिक्कतें सामने आ रही थी क्या, या मैंने मिस कर दिया? देखिए, एक तो यह है कि अभी हमारी ट्रेड डील हुई नहीं है, और अगर ये टैरिफ्स हिट करते हैं तो बिल्कुल एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट दिखाई देगा। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि ग्लोबल रिस्क अभी भी बने हुए हैं, तो एक तरह से जो एनवायरनमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी हर चीज को लेकर रहेगी। जो भी प्रोजेक्शन हम करेंगे उनको भी, उनका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं वो थोड़ा वाइड होगा, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। और जैसा कि अदिति जी ने भी बोला था कि अभी नई सीरीज भी आने वाली है, वो क्या दिखाएगी, क्योंकि एक बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव चेंज आ रहा है कैलकुलेशन में, जीडीपी के मेथड में, और तो उस वजह से अब रीबेस हो रहा है, तो उस वजह से भी कुछ डेविएशंस दिखाई दे सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा इंतजार करूंगा कि 2022-23 के बेस पे जब फरवरी में डेटा रिलीज होता है वो क्या दिखा रहा है। पर ओवरऑल आई थिंक ये है कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अब जो स्पेंडिंग है सेकेंड हाफ में कम करेगी। उन्होंने फ्रंट लोडिंग टर्म यूज किया था कि कैपेक्स वाज फ्रंट लोडेड, इसका मतलब यह है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा कम होगा। फिस्कली भी थोड़ा स्ट्रेस है क्योंकि टैक्स कलेक्शंस ज्यादा नहीं दिखा दे, वो उसका कारण यह है कि नॉमिनल ग्रोथ बहुत लो है। तो रियल ग्रोथ 8% में होने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शंस का टारगेट बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली मैच कर पाना। तो इस तरह से आई थिंक ग्रोथ अच्छी है, पर उसके नीचे थोड़ा सा आई थिंक अनसर्टेनिटी और थोड़ा सा वीकनेस बनी हुई है। ये बात सही है, नॉमिनल वो तो सरदर्द है ही है, वो इंडिया इंक के लिए भी सरदर्द है, प्राइवेट केपेक्स के लिए भी सरदर्द है, और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन के लिए भी सरदर्द है। जहां तक प्रोजेक्शन की बात है, सब गलत पड़े बाय द वे। साल की शुरुआत में आरबीआई ने खुद क्या प्रोजेक्शन रखे थे इन्फ्लेशन और ग्रोथ के, और आज हाफ ईयर डाउन द लाइन तस्वीर किस तरह से बदली हुई आपको नजर आ रही है। तो जो प्रोजेक्शन है उसको तो इस बढ़ती परिस्थिति में पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना जरूरी है। और हाँ, एक रीजन ये भी था, अगले बार जब बैठक हो रही होगी तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे होंगे, नई सीरीज की चर्चा, बजट भी आने की कगार, बजट भी होगा, बहुत कुछ बदल रहा होगा। तो एक लास्ट मौका हो सकता था, अगर काटना था दरों में कटौती का, तो क्लैरिटी के साथ इस साइकिल में यहाँ काट लेते। अदिति, एक चीज और, कंफ्यूजन इस पॉलिसी में आउटकम को लेकर था, और एक और चीज थी कि कहीं वो ये इस साइकिल का अगर आना भी है तो कहीं लास्ट रेट कट ना हो। जब एमपीसी आवाज की बैठी थी तो एक आध एक्सपर्ट को तो ये तक मानना था कि भाई साहब वो तो पिछली पॉलिसी के साथ ही खत्म हो चुका है मौका, पर अब तो दरों में कटौती आ गई। कोई सटल हिंट, क्योंकि गवर्नर एक तो यूनानिमसली वोट करा, दूसरा न्यूट्रल का स्टैंड मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहो ना अभी कि लास्ट इन द साइकिल है, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी या आप लोग मान रहे हो? देखिए, जब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था उस समय मुझे लगा था कि एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अगस्त की पॉलिसी में आ सकता है। वो अगस्त में नहीं आया, वो अक्टूबर में नहीं आया, वो अब जाके दिसंबर में आया है। तो मेरा तो यही कॉल था कि स्पेस उतनी ही बची थी कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट और हो। तो अभी तो मैं उम्मीद नहीं लगाऊंगी कि और रेट कटेंगे। इसके आगे आई मीन अगर आप ये भी देखिए कि अगर हम रफली बोलें कि अगले साल सीपीआई इन्फ्लेशन 4% का एवरेज पे रहेगा, और जो जीडीपी ग्रोथ है वो अगर 6.5 से 7% के बीच सपोज आती है, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं कि ग्रोथ किस लेवल पे आएगी। आई थिंक अगले साल के लिए पॉसिबली ग्रोथ के लिए जो रेंज हम लेके, रेंज ऑफ आउटकम्स ग्रोथ के लिए ज्यादा वाइड है, शायद इन्फ्लेशन के लिए कुछ अनसर्टेनिटीज मैं कहती हूँ कम है। तो उसमें 5% का टर्मिनल रेट मुझे तो थोड़ा कम लग रहा है। 5.25 आई थिंक वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर नाउ। ऑलराइट, चलिए काम करते हैं, थोड़ी ट्रेस ले लेते हैं। मार्केट काफी वॉलेटाइल हो गया है। अमित सेठ, सौमिल और अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं ट्रेड्स के लिए। अमित जी बताइए, आपने क्या पिक किया इस समय? जी अनुज जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर ये स्टॉक देखें तो कल एक बुलिश पिन बार 50 डे मूविंग एवरेज पे बनाया था, और आज के सत्र में एक अच्छे सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है। 3687 का इसका प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 3640, 3640 का टारगेट्स रहेंगे 3775 पे। ओके, M&M। अरुण जी, आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग सर, एंड मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। दो दिन के हाइस निकले हैं, तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2052 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2103 तक के टारगेट। बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सौमिल, कोई ट्रेड बढ़िया सा रडार पे?
बजाज फाइनेंस है मेरे पास। बजाज फाइनेंस ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ तोड़ा है। बहुत ही अच्छा सेटअप है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी ऊपर तोड़ी है। स्टॉप लॉस रहेगा 1020, टारगेट रहेगा 1125। इसमें आप कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस रहेगा 1050 का, एट द मनी है ऑलमोस्ट। और इसका जो भाव चल रहा है इस समय 23 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 11 रुपीज, टारगेट ऊपर में मुझे लगता है कि 40 के ऊपर भी जा सकता है। ओके अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। मार्केट अब वापस कोशिश कर रहा है वो जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी उससे उबरने की। अब देखते हैं हम डे हाई क्रॉस करेंगे या नहीं। बैंक निफ्टी ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन आशीष एक तो मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा उस पर दिक्कत है, क्योंकि अगर ये लास्ट रेट कट है थोड़ा सा उसका आई थिंक एक फैक्टर हो सकता है। और दूसरा आईटी पर नजर रखें, क्योंकि अब मार्केट के लिए अगला बड़ा ट्रिगर फेड का होगा। और अगर फेड से आप एक्सपेक्ट करें, देखिए जिस तरीके से एकदम से निफ्टी आईटी में रैली आई है ना, उसके दो कारण है। एक तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर रेट कट आया तो रूपी पर वापस प्रेशर आएगा, और रूपी ऑलरेडी अब आप देखिए तो 90 क्रॉस कर रहा है। ये देखिए ये, और जिस तरीके से इंट्राडे लो था 89.70, वहां से 90 क्रॉस किया इसने। फैक्टर नंबर 1, रूपी अब यहाँ से और गिरेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। और गवर्नर साहब की उससे क्लियर था कि वो कंफर्टेबल है, क्योंकि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो हमने कल भी बात की थी, तो ऐसा कोई 90 कोई हुआ नहीं है कि 90 पर आकर के बस 90 को तो बचा। इकोनॉमी के कंसर्न्स नहीं है, इकोनॉमी के कंसर्न्स नहीं है उस हिसाब से, तो वो पॉजिटिव है। और दूसरा, अब मार्केट के लिए अगला फोकस फेड, तो इस वजह से ये दोनों का फैक्टर है कि आप निफ्टी आईटी लेकर आइए एक बार जरा, क्योंकि सबका फोकस पिछले 15 मिनट में बैंक एनबीएफसी पर रहा होगा। इस बीच में क्वाइटली अगर किसी ने रैली दिखाई है तो वो निफ्टी आईटी है, और अगर मार्केट को कोई वापस निफ्टी को कोई पुलबैक पर लेकर आ रहा है तो निफ्टी आईटी की वजह से। बिल्कुल ठीक। आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे, दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव, और ऑफ लेट पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा आईटी में एक्यूमुलेशन कंटिन्यू करता हुआ। सौमिल, निफ्टी आईटी या इंडिविजुअल कोई आईटी स्टॉक जिसके थ्रू तेजी को राइड करा जाए? मूव्स बढ़िया आने शुरू हैं, बाकी मार्केट ठंडा पड़ रहा है। एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन आईटी स्टॉक्स। टीसीएस और टेक महिंद्रा में बहुत ज्यादा क्लोजली ट्रैक करता हूं, और टीसीएस मुझे लगता है कि यहां से बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउट द एवरेजेस, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि दैट विल नॉट बी अ हर्डल, बिकॉज वीकली मंथली चार्ट्स पे भी हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। ट्रेंड रिवर्सल का साइंस है। मुझे लगता है ऊपर में 3600 के आसपास इसके टारगेट्स बना सकते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। सो टीसीएस वुड बी माय प्रेफर्ड पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। परफेक्ट है, टीसीएस सबसे प्रेफर्ड पिक। आईटी में पॉजिटिव, पिछले 2-3 दिनों से अच्छी तेजी और आज भी अच्छे मूव्स बनते हुए रुपया 90 के वापस ऊपर कामकाज करना शुरू करता हुआ। अनुराग जी, यूटीआई एएमसी में आप लोग का आकलन रुपए को लेकर, रुपया सिर्फ जेन्युइनली एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट करने के लिए, डेप्रिशिएट करने के लिए आरबीआई का कंफर्ट है, ऐसा मान के चलूं, या कोई और भी रीजन है जो आप लोग को समझ पड़ता है? आज के लिए नहीं, जनरली जो रुपए में वीकनेस आई है। जी, आई थिंक जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, ऑल द रुपी में एक्टिवली कोई ट्रेड नहीं करते हैं, बट जो ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस साल दोनों चीजें हो रही हैं। एक जो एफडीआई आउटफ्लो हो रहे हैं वो एक कारण है रुपी में थोड़ा वीकनेस का। सेकेंडली जो जैसे यूएस ट्रेड डील की वजह से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड जो वाइडनिंग है करंट अकाउंट डेफिसिट में, लाइक टिपिकली करंट अकाउंट डेफिसिट 0.6-0.7% ऑफ जीडीपी रहता था, अभी इस साल आशंका है कि 1% के थोड़ा सा करीब जाएगा। तो जो वाइडनिंग दिख रही है, जो प्रेशर है एक्सपोर्ट्स पे, और जो थोड़ा इक्विटी से आउटफ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये ट्रेंड है, करेक्शन है। दूसरा, एक आरबीआई का इंटरवेंशन भी अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में काफी एक्टिव रहता था, तो एक आरबीआई ने काफी नैरो रेंज बनाई हुई थी रुपए की। तो एज दिस ईयर प्रोबेबली आरबीआई ने भी वो रेंज थोड़ी सी रिलैक्स की है, और वो हमारे हिसाब से सही भी है, क्योंकि अगर हम पे थोड़ा सा टैरिफ का प्रेशर है, ट्रेड का प्रेशर है, तो वो बेटर है हमारे लिए एज ए कंट्री की जो रुपी है वो कंपेटिटिव हो, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए रुपी एक सही लेवल पे हो, ताकि उनको एक बेनिफिट मिले। तो हमारे हिसाब से ये इसमें पूरा वेल थॉट आउट रैशनल है आरबीआई का, वो रेंज थोड़ी रिलैक्स करने का और रुपये को अपना पड़ाव खुद घूमने देने का लग रहा है। आरबीआई का कंफर्ट दिख रहा है रुपए की इस कमजोरी के साथ, और अर्थव्यवस्था को लेकर तो कोई इशू है नहीं, तो इससे ज्यादा घबराने की रुपए की कमजोरी को देख के जरूरत है नहीं।
अच्छा सौमिल, अमित, अरुण, आप लोगों को कोई बढ़िया ट्रेड आइडेंटिफाई हो तो आप लोग पीसीआर को इन्फॉर्म करिएगा, मिस नहीं करूंगा, आऊंगा। लेकिन अभय सर, आपने कहा पॉलिसी बढ़िया है, वॉलेटिलिटी अपनी जगह मार्केट्स की, लेकिन रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस बहुत स्टार्क है। आप लोग का पेपर्स एरिका में मार्केट्स को लेकर व्यू क्या बन रहा है अभय सर? अब तो नए कैलेंडर ईयर की बात करी जाए, जो होना था इस साल हो गया। आई थिंक आशीष, देखें मार्केट को तो इस साल क्या हुआ है कि एक वाइल निफ्टी ने फिर भी डिसेंट परफॉर्म किया है, लार्ज कैप्स ने डिसेंट परफॉर्म किया है, मिड कैप स्मॉल कैप्स की रिलेटिव बेसिस पे काफी अंडर परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट 12% की स्मॉल कैप इंडेक्स की अंडर परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि ये एक पीरियोडिकली होता है, हर 4-5 साल के बाद एक साल ऐसा आता है जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप अंडर परफॉर्म करते हैं और अगले साल फिर वो कैचअप होता है और फिर आउट परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक उसी जोन में है। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हाई क्वालिटी ग्रोथ मिड कैप स्मॉल कैप्स में फोकस करें, जो ओवर वैल्यू थे, फेयर वैल्यूएशन के काफी ऊपर ट्रेड कर रहे थे, पर अब रिसेंट करेक्शन में एक बाय जोन में आ गए हैं। तो मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो एक 26 की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, वो एक मिड और स्मॉल कैप में अभी पॉपुलर ट्रेड नहीं है बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, पर मुझे लगता है पैसा यही बनेगा बिकॉज इंडिया अभी भी एक ग्रोथ मार्केट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया को एज अ ग्रोथ मार्केट देखते हैं। तो हमारे लार्ज कैप्स डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न देंगे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पर जो मल्टी बैगर्स हैं आशीष, वो अभी भी मिड और स्मॉल कैप में से आएंगे। तो यहीं से जो नेक्स्ट $5 ट्रिलियन ऑफ मार्केट कैप है जो बनेगा, वो मुझे लगता है 60-70% मिड और स्मॉल कैप से बनेगा। तो इन्वेस्टर्स को अंडरवेट नहीं होना चाहिए मिड और स्मॉल कैप्स को। मुझे लगता है कि 2026 विल बी अ ईयर ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप्स। आऊंगा मिड कैप स्मॉल कैप पे। इस बीच सौमिल के पास कोई ट्रेड है? डॉक्टर साहब प्लीज सौमिल को स्क्रीन पे रखिए। सौमिल कौन सा? मेरे पास एक अभी ट्रेड है सुंदरम फाइनेंस। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था एग्जैक्टली 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये इस समय ब्रेकआउट होने के वर्ड्स पे है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रैली यहाँ पे मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 4620 पर। मुझे लगता है ऊपर में 5000 तक ये स्टॉक जा सकता है। सुंदरम फाइनेंस, एनबीएफसी बढ़िया कर रही हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों के इंट्राडे स्क्रीन पर आएंगे, दोनों पे पिक्स भी राइड कर रही हैं हमारी इस पैनल की। और अब उसमें आप जोड़ दीजिए सुंदरम फाइनेंस, जो सौमिल को इस समय एक प्रिफर्ड आइडिया। अबे सर हो क्या रहा है? मतलब एफआईआई की एग्रेसिव सेलिंग, एफआईआई लार्जली कंसंट्रेटेड होते हैं लार्ज कैप्स में, तो हो सकता है हमारे डीआईएस उस समय लार्ज कैप्स में बाइंग कर रहे हैं। ये थ्योरी सही है क्या? इवेंचुअली जब एफआईआई लौटेंगे तो यही माल डीआईएस उनको चुपकाएंगे, मतलब देंगे, और मिड कैप स्मॉल कैप में इवेंचुअली 2026 में मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस शुरू होगा। इस समय वो डीआईएस उस तरफ चैनलाइज नहीं कर पा रहे, ऐसे रीड करूं क्या? आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप में 4-5 साल की रैली के बाद वैल्यूएशंस एलिवेटेड थी आशीष, और वो सबको दिख रहा था। 58% पे ऑन एन एवरेज जो वैल्यूएशन मल्टीपल थे, 58% के प्रीमियम पे आ गए थे लार्ज कैप्स के, वो अनसस्टेनेबल था। पर अब करेक्शन हुआ है, उसके बाद ये जो प्रीमियम है मिड और स्मॉल कैप्स का, ये 30% पे आ गया है, जो एक लॉन्ग टर्म एवरेज के लो लेवल पे है। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट रैली करेगा तो डेफिनेटली लार्ज कैप्स चलेंगे, पर अब समय आएगा जब मिड और स्मॉल कैप्स भी वापस चलेंगे। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को अगेन वही कहूंगा कि सिर्फ एक साल की आउट परफॉर्मेंस देख के अपना एलोकेशन चेंज नहीं करना चाहिए। और अक्रॉस इंडस्ट्रीज देखिए, नए इंडस्ट्रीज इमर्ज हो रही हैं आशीष, हर तरह की नई कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, काफी अच्छी लिस्टिंग्स हुई हैं पिछले 3 महीने में आईपीओ मार्केट में। तो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी स्पेस भी बढ़ा है प्ले करने के लिए। तो आई थिंक इन सबको हम देखें तो डेफिनेटली ये जो नैरो रैली है, जो अभी न्यू हाई बना मार्केट का, जो एक नैरो रैली है, ये डेफिनेटली ब्रॉडन होगी जैसे इन्वेस्टर्स नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। परफेक्ट है। जोशी सर, गवर्नर साहब का पॉकेट स्क्वायर देखा था आपने? ध्यान दिया क्या? नहीं, मैंने नहीं ध्यान दिया। अरे एकदम फीनिक्स बर्ड जैसा बढ़िया बनाया था। खैर, जो प्रोजेक्शन आए हैं जोशी सर, सीपीआई इस साल का 2% पे और जीडीपी 7.3% पे, क्रिसिल के साथ समन्वय बैठ रहा है क्या? और दूसरा, लिक्विडिटी कितनी किल्लत थी, और ये मेजर्स जो अनाउंस करे ओएमओ और ये स्वैप पर्याप्त होंगे क्या? देखिए, जहां तक ग्रोथ का सवाल है, हमारा फोरकास्ट जो है 7% है, थोड़ा कम है, और इन्फ्लेशन 2.5% है। क्योंकि इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जो
अप एंड डाउन इन्फ्लेशन में चल रहा है, ये फूड के कारण है। और फूड इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट करना बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि वो उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। तो हमने थोड़ा उसको भी फैक्टर इन किया है, एक बेस इफेक्ट भी रहेगा फूड में। तो हमारा मानना यह है कि थोड़ा सा इससे ज्यादा ऊपर रह सकता है। अभी तक हम लोग सरप्राइज पॉजिटिवली हुए इन द सेंस कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो की दर जो फोरकास्ट की जा रही थी वो एक्सपेक्टेशन से नीचे आई है, पर वो दौर कभी उल्टा भी होगा। तो मुझे लगता है कि आगे चलते हुए हम फूड इन्फ्लेशन को थोड़ा बढ़ते हुए भी देखेंगे। फिलहाल अभी सिचुएशन काफी बिनाइन है फूड इन्फ्लेशन में भी, क्योंकि जो कई सारी क्रॉप्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिक रही हैं इस समय, तो एक तरह से सप्लाई सफिशिएंट है। तो आगे चलते हुए क्या होता है वो थोड़ा मतलब हम थोड़ा रिस्क टू इन्फ्लेशन भी फैक्टर इन कर रहे हैं, इसलिए हमारी फोरकास्ट थोड़ा ज्यादा है फ्रॉम फूड। ना बिल्कुल ठीक, समझ गया। मंत्री साहब के पास एक ट्रेड आया है। अरुण जी, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, मुझे लग रहा है एनबीएफसी के बाद ऑटो स्टॉक्स में कुछ ना कुछ मोमेंटम नीचे की तरफ से आ रहा है, इवन लॉन्ग एडिशंस भी हो रहा है। तो आयशर मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक 73.20 तक जा सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए आयशर मोटर्स को ले सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 7090 का स्टॉप लॉस लगाए और 7321 तक के टारगेट। आयशर मोटर्स पसंद आ रहा है। अरे सेठ साहब का है। सेठ साहब देखिए, सेठ साहब आप ये बताओ, निफ्टी या निफ्टी बैंक कहीं तेजी करोगे? अब आप वापस रिकवरी का ट्रेड आ रहा है, दिन के हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी 1/3 डॉक्टर साहब स्क्रीन पे रखिए, बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत, ब्रेथ अभी भी डिक्लाइन के फेवर में, लेकिन लोअर लेवल से कुछ इंप्रूव जरूरी है। पर ब्रेथ छोड़ दीजिए, वो मिड कैप स्मॉल कैप का सरदर्द अलग है। सेठ साहब, निफ्टी बैंक कहीं तेजी? जी डेफिनेटली आशीष जी, निफ्टी को अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट रिट्रेस इंट्राडे का लगभग 26,200 में फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे आया है। पोजीशन अगर है तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। छोटा सा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और लगभग हमारे 26,350 तक के टारगेट्स रहेंगे निफ्टी फ्यूचर्स पे। ओके, मुझे बताया कि मैं अपना टाइम एक्सीड कर गया और ऐसी फीलिंग आ रही थी। अभी तो बातचीत की शुरुआत हुई, अब पैनल ही इतना बढ़िया था। खैर कोई नहीं। अदिति, अनुराग जी, जोशी सर, अभय सर, सेठ साहब, मंत्री जी, सौमिल जी, भाई आप सबका धन्यवाद मदद करने के लिए। आज ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो सीएनबी से आज बढ़िया स्टॉक मार्केट के कवरेज पे फोकस करेंगे। नमस्कार।